सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री का आगे का प्रकरण रेशम मार्ग की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम पढ़ रहे थे व्यापार और व्यापारियों के बारे में कि दक्षिण भारत है जो वो सोना, मसाले और मसालों में भी खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए ये प्रसिद्ध था। हमारे यहाँ की जो काली मिर्च है उसकी रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और इन व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे और ये जो व्यापारी हैं वो समुद्र के किनारे किनारे चलते थे और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। और नाविक इसी मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर जल्दी ही अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। फिर हमने देखा कि जो ये व्यापारी हैं ये अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के यानी इस भारतीय उपमहाद्वीप के इस पश्चिमी तट के किनारे यहाँ पहुँचते थे। तो इस उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, इसका जो दक्षिणी तटीय प्रदेश है ये बहुत ही बड़ा है और वर्तमान भारत के 9 राज्य यहाँ लगते हैं। लेकिन हमने 2300 साल पहले जो दक्षिण भारत के अंदर चोल, चेर और पांडे ये 3 शासकों का शासन था, ये तीनों काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इनकी हमने प्रशासनिक व्यवस्था देखी, ये किस तरह से लोगों से कर लेने की बजाय उपहारों की मांग करते थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर कैसे इन चोल, चेर और पांड्यों के बाद लगभग उनके 200 वर्षों के बाद सातवाहन वंश के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद कि रेशम मार्ग की कहानी। तो देखो, कीमती चमकीले रंग और चिकनी और मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। देखो, आपने कक्षा 6 में ही विज्ञान में पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि रेशम कैसे बनाया जाता है। उसके लिए एक रेशम के कीड़े होते हैं, उनका पालन कैसे किया जाता है ना। तो रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। और रेशम बनाने की जो ये तकनीक है, इसका आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। देखो, जैसे हमारा भारत है उसका दक्षिणी भाग है, वहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, खरीदने के लिए क्रय विक्रय करते थे वो वस्तुओं का। उसी तरह से चीन से भी और देशों का व्यापार होता था। तो दूसरे देशों के व्यापारी चीन भी जाते थे, तब वो वहाँ पैदल जाते, घोड़ों से या ऊँटों से जाते थे। तो वो जब वहाँ से सामान लेकर आते तो अपने साथ में रेशमी कपड़े भी लाते थे। और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वो रास्ता क्या कहलाया? रेशम मार्ग, जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। तो इसके बाद देखो कि कभी कभी जो चीन के शासक हैं वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भी बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई, यानी पश्चिमी एशिया से अब वो पश्चिमी यूरोप की तरफ भी इस तरह से फैलने लगी। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना क्या हुआ? एक फैशन बन गया। यानी जो, क्योंकि रेशम महंगा होता था और जो धनी लोग होंगे या जो शासक होंगे, राजा महाराजा होंगे, वही इस रेशमी कपड़े को पहनते थे। तो रेशमी कपड़ा पहनना उस समय एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। और यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग इन व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। और तो और बीच में कई बार क्या लुटेरे भी होते थे, तो वो इन सामान को लूटने की भी कोशिश करते थे।
तो इस वजह से जो सिल्क है वो महंगा पड़ता था। मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। वो नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? देखो, क्योंकि इस रास्ते पर जब यात्रा कर रहे व्यापारी हैं, उनसे उन्हें कर मिलता था, शुल्क और तोहफों के जरिए भी लाभ मिलता था। और इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो इस तरह से देखो कि जो हर कोई भी शासक है वो इस सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि बदले में उन्हें इन व्यापारियों से टैक्स के रूप में पैसा मिलता था, उपहार के रूप में उन्हें सिल्क भी, कपड़ा भी मिल सकता था। तो इसीलिए हर कोई शासक इस रूट पर अपना अधिकार या नियंत्रण करना चाहता था। इसके बाद देखो कि हम देखेंगे इसी मानचित्र को, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तन तक जाती थी। देखो, सबसे पहले एक बार हम ये देखते हैं कि पत्तन क्या होता है। पत्तन एक तरह का बंदरगाही होता है जहाँ से जहाज़ों के ऊपर सामान को जो व्यापारी थे वो अपने सामान को उतारते और चढ़ाते थे। तो एक तरह का बंदरगाही होता है। तो अब हम इसी चीज़ को कि जैसे कुषाण है, इसके सिल्क रूट है जो इसकी एक शाखा को मध्य एशिया से होकर जो सिंधु नदी के मुहानों के पत्तन तक जाती थी, इसे हम मानचित्र में देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये रहा, ये हमने पहले भी देखा था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं। कि देखो, ये जो लाल, गहरे लाल रंग का आपको यहाँ दिखाई देगा, ये है चीन का, कि इस मार्ग पर चीनी शासकों का नियंत्रण था। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये वाला, ये जो है ये सारे चीन के अंतर्गत आते थे। अब हम बात कर रहे थे कुषाणों के नियंत्रण में, कि कुषाण शासकों के नियंत्रण में सिल्क जो मार्ग है, रेशम मार्ग, वो उनके कौन कौन सा उनके नियंत्रण में था। तो देखो, आप यहाँ देखो, ये इधर इंडेक्स में जो हरे रंग की लाइन आपको दिखाई देगी, तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि मध्य एशिया से होकर, तो ये यहाँ एशिया और ये मध्य एशिया से होकर इस तरह से ये आपको हरा रंग यहाँ दिखाई दे रहा है ये, और इसकी एक शाखा ऐसे सिंधु नदी से, ये देखो यहाँ सिंधु नदी दिखाई भी दे रही है आपको, है ना। तो ये सिंधु नदी से इसकी एक शाखा ऐसे होकर यहाँ ऐसे जाती थी और यहाँ से ही जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर ऐसे फिर रोमन साम्राज्य के द्वारा ऐसे यहाँ रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था, क्योंकि ये सारा यहाँ रोमन साम्राज्य है। और इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में भी कुषाण ही थे। तो हम इन्हीं कुषाण के बारे में पढ़ रहे थे कि इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे। तो देखो, नीचे एक प्रश्न है कि सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा। देखो, हमने देखा अभी इसी मानचित्र में और हमने पढ़ा भी था कि चीन से जो व्यापारी आते थे वो या तो पैदल, घोड़े या ऊँटों पर आते थे। तो इसके कई कारण थे कि जो चीन का रास्ता है वो या तो पहाड़ी रास्ता था या बीच में रेगिस्तानी इलाका था और जिसे पार करना मुश्किल होता था। तो इसीलिए गाड़ियों का उपयोग वहाँ नहीं हो सकता था। तो अगर रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ ऊँट बढ़िया चलते हैं और पहाड़ों पर घोड़े या फिर पैदल ही ये व्यापारी अपना व्यापार करते थे। इसके बाद नीचे एक और देखिए कि एक प्रश्न और है, चीन से समुद्र के रास्ते रेशम का निर्यात होता था, है ना, कि समुद्र के रास्ते से भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में हमने इसे देखा था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी।
तो देखो, हम सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि चीन से समुद्र के रास्ते रेशम का निर्यात कैसे होता था। तो वही हम इसे वही मानचित्र में ही देखेंगे कि ये देखो, यहाँ से ऐसे ये समुद्र के रास्ते, ये वाला रास्ता था जहाँ से ये व्यापार किया जाता था, यहाँ से ऐसे। अब ये प्रश्न बनता था इसमें कि समुद्र के रास्ते अगर रेशम भेजने में क्या सुविधाएं थी और क्या समस्याएं थी। देखो, हमने अभी देखा कि चीन से यात्री है वो पैदल, घोड़ों पर या ऊंट पर आते थे, है ना। तो क्योंकि वहाँ रास्ते में पड़ने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, जो रेगिस्तान हैं, उसे पार करने में उन्हें परेशानी नहीं होती थी। तो अगर ये जो सिल्क है समुद्र के रास्ते से व्यापार होता या निर्यात होता, तो उसमें ये सुविधा होती कि उन्हें ये पहाड़ियाँ और रेगिस्तान पार नहीं करना पड़ता। लेकिन समस्याएं क्या थी? समस्या ये थी कि जब समुद्र में बड़े बड़े जहाज़ जाते हैं तो कभी तो बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, या फिर ये था समुद्री तूफ़ानी हवाएं होती हैं, उनसे ये जहाज़ या तो अपना रास्ता भटक जाते या फिर ये जहाज़ डूब भी सकते थे। तो इस तरह से उन्हें समुद्र के रास्ते रेशम का निर्यात करने में ये समस्याएं भी आती थी। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि रेशम मार्ग के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ और कहाँ कहाँ तक ये बौद्ध धर्म है वो फैला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।